Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 5th March 2025. अब हम डिस्कस करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज और जो पहली न्यूज है हमारी वो है जेलेंस्की कॉल्स फॉर ट्रूस अमिड एड कट। अब हम इसको समझते हैं। बेसिकली 2-3 दिन पहले ही एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था बिटवीन यूक्रेन प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये वार्निंग दी थी कि अगर आप हमारे साथ डील नहीं करेंगे। डील किस रिगार्डिंग थी? डील वाज रिगार्डिंग द रेयर सब्सटेंशियल और रेयर मटेरियल ऑफ यूक्रेन। तो बेसिकली यूएसए ने अराउंड $350 बिलियन दिए थे जेलेंस्की को, यानी कि यूक्रेन को, ड्यूरिंग द वार, और उसको वो उस पैसे को वो वापस लेना चाहते हैं। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट रखा था और एक प्रपोजल रखा था किसके सामने? मिस्टर जेलेंस्की के सामने, कि हमने जो आपको पैसे दिए हैं उसके बदले या तो आप हमारे पैसे वापस कर दें या हमको यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो हमको प्रोवाइड कर दें। लेकिन वहां पर ये एग्रीमेंट फुलफिल नहीं हो पाया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि अब हम आगे से कोई भी आपको मिलिट्री हेल्प नहीं देंगे, यानी कि कोई भी हम आपको वेपन्स नहीं देंगे। अब उसी बात को देखते हुए अगर आप देखें कि जो यूक्रेन है वो काफी हद तक यूएसए की सपोर्ट से युद्ध लड़ रहा था रशिया से। जैसे ही यूक्रेन को सप्लाई बंद हो गई है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर और बाय द ऑर्डर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, तो तभी से अब जेलेंस्की ने ट्रूस की बात की है। अब ये ट्रूस क्या होता है इसको हम समझते हैं। ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम। तो उन्होंने कहा है कि वो युद्ध विराम के लिए रेडी हैं और उन्होंने कहा है कि एयर स्ट्राइक और जो समुद्र की तरफ से कोई भी वार उन पर नहीं होने चाहिए। और वो चाहते हैं, उन्होंने यूएसए का काफी ये कहा कि भाई यूएसए ने हमारी एक बुरे वक्त में हेल्प की है और हम उसके लिए उनके आभारी हैं या हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने यही कहा, ये भी कहा है कि अगर रूस शांति वार्ता चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में शांति चाहते हैं, यानी कि युद्ध हम भी नहीं चाहते। देखिए, युद्ध जो है किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि युद्ध हम भी नहीं चाहते हैं और हम जो भी डोनाल्ड ट्रंप युद्ध की शर्तें रखेंगे या जो भी एक प्रपोजल हमारे सामने रखेंगे हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ यूएसए को भी ये बात माननी चाहिए, क्योंकि युद्ध अब पिछले 3 सालों से युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध को बंद कर देना ही उचित होगा। अब हम आते हैं अपनी दूसरी न्यूज पर। शाह सीक्स एक्शन फॉर रिबिल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन मणिपुर। तो यहाँ पर जो हमारे होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि देखिए पिछले 1.5-2 सालों से क्या हुआ कि वहां की जो दो कम्युनिटी हैं, कुकी कम्युनिटी और मैती कम्युनिटी, उन दोनों कम्युनिटी के बीच में मणिपुर में एक जो है क्लैश हुआ और उस क्लैश की वजह से काफी लोग मारे गए, जिसकी वजह से वहां के जो बहुत सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो अब हमारे जो प्रधान ये है होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह जी, इन्होंने कहा है कि जो भी वहां रिलीजियस प्लेसेस डिस्ट्रॉय किए गए हैं उनको दोबारा से बनाया जाए। इससे क्या होगा कि जो दोनों कम्युनिटीज हैं पहले वो एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखती थी, अब वो उनके जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा बेटर होगी और आगे से जो है स्टेट में इस तरह के क्लैशेस नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर प्रेजेंट पोजीशन देखें तो वहां पर अभी 13 फरवरी 2025 से प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। अगर हम प्रेसिडेंट रूल को ब्रीफ में समझते हैं तो प्रेसिडेंट रूल का मतलब ये होता है कि जब किसी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं चलता तो ये गवर्नर एक रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को, या अगर किसी और सोर्स से प्रेसिडेंट को ये पता लगता है कि उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उस सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि प्रेसिडेंट उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर देते हैं। और प्रेसिडेंट रूल का इम्प्लीकेशन ये होता है कि उस स्टेट का जो सारी पावर है, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो उस स्टेट के पास ना रहकर, यानी कि चीफ मिनिस्टर के पास ना रहकर भारत सरकार के पास आ जाती हैं और प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं। नाउ वी कम टू थर्ड न्यूज।
हाई कोर्ट फ्रॉन अपॉन जामियाज हैंडलिंग ऑफ प्रोटेस्ट स्टे सस्पेंशन ऑफ स्टूडेंट। देखिए क्या हुआ है कि जो जामिया यूनिवर्सिटी है उसमें कुछ स्टूडेंट्स एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे और वो प्रोटेस्ट जो है पीसफुल था, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर हैं उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि जो भी प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व स्टूडेंट थे, वो 17 स्टूडेंट थे, जिनको कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया। और ऑर्डर में ये भी कहा गया कि ये जो स्टूडेंट हैं अब वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं आ सकते। इसको चैलेंज किया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्रोक्टर के इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। अब अगर हम इसका एक लीगल एस्पेक्ट समझें तो देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज बी जो है वो हमको राइट देता है, राइट टू पीसफुल असेंबली। कौन सा राइट देता है? पीसफुल असेंबली। सॉरी। अभी राइट टू पीसफुल असेंबली का मतलब क्या है कि देखिए अगर हम किसी भी बात से सेटिस्फाइड नहीं है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो या हमारा कोई और कंसर्न हो, तो उस पर हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी आर्म। हमारे पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए और वो पीसफुल मैनर में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स का कंसर्न ये है और उनका डिफेंस ये है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस पीसफुल प्रोटेस्ट को भी हमको नहीं करने दिया। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसीलिए जो है प्रोक्टर के ऑर्डर पर रोक लगा दी। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। हमारे नेक्स्ट न्यूज है व्हाट आर द इश्यूज अराउंड डिलिमिटेशन। तो पहले हम ब्रीफ में समझेंगे व्हाट इज दिस डिलिमिटेशन। देखिए हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं तो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और जो ये होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, यानी कि एमएलए वाले इलेक्शन और एमपी वाले इलेक्शन होते हैं। तो जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उसकी इलेक्शन की एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। अगर हम इसको इस तरह से समझें, देखिए ये कोई स्टेट का एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज ये हमारा कोई स्टेट है तो इस स्टेट में क्या हो गया, ये 4 हमारी लोकसभा की सीट हो गई और इन्हीं के अंदर क्या होती है, हमारी एमएलए की सीट होती है। क्योंकि जो एमएलए है वो थोड़ा सा लेस टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कंपैरेटिवली छोटी होती है। तो अभी इस पे बात चल रही है डिलिमिटेशन की। तो डिलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको रीएडजस्ट करना, यानी कि किसी को कम करना, कहीं बढ़ाना, कहीं एरिया को कम करना, कहीं एरिया को ज्यादा करना। अभी हमारे देश में क्या हो रहा है कि अभी हम जो भी हमारे जिसमें पार्लियामेंट में अभी 543 सीट्स पर इफेक्टिवली इलेक्शन होता है, यानी कि लोकसभा की 543 सीट्स हैं और ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है ये 1971 के सेंसस पर आधारित है। फिर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और जिसके द्वारा ये कहा गया है कि 2026 तक इसी आधार पर इलेक्शन होंगे। लेकिन अभी 2021 का सेंसस भी ड्यू है और उसके आधार पर ऐसा कयास लगाया जा रहा है या ऐसा सोचा जा रहा है कि जो आने वाला समय है उसमें क्या हमको लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जाना चाहिए और या जो हमारे स्टेट के असेंबली के इलेक्शन की सीट्स हैं उसको बढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो पूरा जो हमारा भारत है उसकी जो लोकसभा की सीट है अभी 543 है, इनको क्या 800 समथिंग किया जाए, या जो पर्टिकुलर स्टेट है उसमें एमएलए की सीट्स को बढ़ाया जाए। अब यहां पर एक थोड़ा सा कंसर्न आता है। कंसर्न क्या है कि देखिए हमारे देश में जब भी हमारी कोई सीट्स बढ़ती हैं, यानी कि जो इलेक्शन होता है रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्शन में, ये पॉपुलेशन के आधार पर होता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो यूनिफॉर्मली ग्रो नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें पॉपुलेशन को ज्यादा पेस पर ग्रो हुई है और वहीं जो साउदर्न इंडिया है वहां पर पॉपुलेशन उस हिसाब से ग्रो नहीं हुई है।
अब अगर हम एक यूनिफॉर्म वे में इस तरह से करते हैं तो जो साउथ के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, और अगर हम वहां की सीट्स कम करते हैं तो भी उनके जो इश्यूज हैं वो अफेक्टेड होंगे। दूसरी बात क्या है कि हमारे देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, और फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि देश में जो स्टेट की पावर है और सेंटर की पावर है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अब वैसे तो हमने एक यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया है, इसलिए हमारे जो फेडरल सिस्टम है उसको हम सुई जनरस भी कहते हैं। अब उसका एक जो रास्ता है, यानी कि हम इस तरह का काम करें क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी भी बची रहे और जो फेडरल सिस्टम है वो भी बचा रहे, तो उसके लिए एक सबसे अच्छा रास्ता ये हो सकता है कि हम जो लोकसभा की सीट्स हैं उनको ना बढ़ाएं या कम बढ़ाएं, और साथ ही साथ जो स्टेट के एमएलए की सीट्स हैं उनको बढ़ा दें। तो अगर हम एमएलए की सीट्स बढ़ाते हैं तो स्टेट का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन रहेगा और स्टेट भी अफेक्टेड नहीं होगा, साथ ही साथ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और जो फेडरल स्ट्रक्चर का सिस्टम है उसका भी रेस्पेक्ट करते रहेंगे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। स्टेट नीड्स टू प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम बीइंग फ्लीज्ड बाय द प्राइवेट हॉस्पिटल से सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को उठाया है और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो इस तरह की अपनी पॉलिसीज बनाए ताकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो जो हमारे सिटीजन हैं, जो लोग हैं, उनको उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। जनरली क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अगर आप अपना कोई भी ट्रीटमेंट कराने जाते हो तो बहुत सारी मेडिसिन आपको वहीं से खरीदनी होती हैं, और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो भी आपको वहीं से खरीदने होते हैं। तो इसी रिगार्डिंग ऑनरेबल कोर्ट ने स्टेट को ये डायरेक्शन दी है कि आप इस तरह की पॉलिसी बनाएं कि ताकि जो हमारे पेशेंट्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल से ही मेडिसिन खरीदने के लिए और वहीं से इक्विपमेंट लेने के लिए बाउंड ना हो, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनको बाउंड ना कर पाए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम ये फ्री छोड़ते हैं, यानी कि हम ये कंसर्न स्टेट के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ते हैं कि वो जिस तरह से चाहे इसको करे, लेकिन ना तो स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह के ड्रैकोनियन कानून बनाने चाहिए ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल ही काम करना बंद कर दें, क्योंकि हॉस्पिटल भी हमारे देश की आज जरूरतें हैं और सारे जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका इलाज केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट खुद अपनी पॉलिसी बनाए और ये उसके डिस्क्रिप्शन पर है कि वो किस तरह से इस सिचुएशन को मैनेज करेगी। तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, ना तो पेशेंट्स के राइट्स जो हैं वायलेट हों और साथ ही साथ ना ही जो हॉस्पिटल ऑनर्स हैं उनके राइट वायलेट हों, यानी कि उनका भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उनका भी प्रॉपरली बिजनेस काम करे। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स स्टेट यूटीज टू प्रोवाइड फुल रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन द 6 मंथ। जैसे आप जानते हैं कि आजकल हमारे देश में एनवायरनमेंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम तो पूरे ग्लोबली ही हो रही है, जैसे कि आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो जो एफोरेस्टेशन है वो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने का एक सबसे बहुत ही अच्छा तरीका है। इसी रिगार्डिंग हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स के सेक्रेटरीज को और जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज के सेक्रेटरीज हैं, उनको ये ऑर्डर दिया है कि 6 महीने में जितने भी हमारा फॉरेस्ट लैंड कवर है उसका डेटा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड कराया जाए। अब अगर इस तरह का डेटा ये प्रोवाइड नहीं कराया जाता इस गिवन टाइम में, तो इसके लिए जो कंसर्न सेक्रेटरीज हैं वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। अब ऐसा स्टेप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया है कि देखिए हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, जो हमको राइट देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जो राइट टू लाइफ है हमारा, उसमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी शामिल है। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हमारे देश में फॉरेस्ट लैंड कवर है और उस पर प्रॉपरली एफोरेस्टेशन होगा तो कहीं ना कहीं हम जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है उससे उसका हमको सॉल्यूशन मिलेगा, और हमारे देश में जो आर्टिकल 21 है वो प्रॉपरली एप्लीकेबल होगा या इम्प्लीमेंट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। बॉम्बे हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर डायरेक्टिंग एफआईआर अगेंस्ट एक्स सेबी चीफ। जैसे हमने अभी 1-2 दिन पहले डिस्कस किया था कि जो फॉर्मर सेबी चीफ थी उनके खिलाफ कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाए। एलिगेशन ये थे कि उन्होंने अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली नहीं किया, और जब वो अपने ऑफिस में थी तो उन्होंने फ्रॉड किया और बहुत सारे इलीगल काम किए और बहुत सारी इरेगुलरिटी की,
जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन जब ये लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो, तो लोअर कोर्ट के इस ऑर्डर पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी। So dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.